जय हिंद, जय जोहार। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। और यदि आपका लक्ष्य जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स देकर देश और समाज के लोगों के बीच सेवा करना है, तो यह वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत चैप्टर जिला प्रशासन का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिला प्रशासन के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कंटेंट क्या रहने वाला है, क्या आपका इस वीडियो में क्या क्या आप जान पाएंगे वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जिलाधीश की बदलती भूमिका को जानेंगे, इसकी पदस्थिति और क्या पोजीशन है, उसका विकास क्रम किस तरह से जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधीश का विकास क्रम किस तरह से हुआ, उस पद का कैसे विकास हुआ, फिर भूमिका और कार्य वो क्या करता है, उसका रोल क्या है, जिलाधीश का कार्यकाल के बारे में जानेंगे, उसके अंतर्गत बहुत सारे विभाग के बारे में जानेंगे, फिर जिला स्तर के अन्य कर्मचारी के बारे में जानेंगे, फिर आपको जानना है जिला स्तर के नीचे के प्रशासन कौन कौन से हैं उसके बारे में, फिर ग्रामीण विकास एजेंसी के बारे में जानना है। इसके जानने के बाद आपका जो मेन फोकस है वो फोकस है जेपीएससी के लिए। तो उसमें आपका जेपीएससी का सिलेबस में क्या है आपका तो क्या रहने वाला है जेपीएससी सिलेबस में। तो सबसे पहले जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर के बारे में पढ़ना है, और चेंजिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये 3 टॉपिक जो है आपको इस अध्याय के माध्यम से जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मतलब जो जिला मजिस्ट्रेट हैं या कलेक्टर है उसका ओरिजिन यानी उत्पत्ति और विकास किस तरह से हुआ, फिर उसका भूमिका क्या है कि किस तरह से उसका भूमिका में परिवर्तन आया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के भूमिका में उसके रोल में किस तरह का परिवर्तन आया वो जानना है। फिर आपको इसमें पढ़ना है कि जो जुडिशरी है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो जिला प्रशासन है और जो न्यायपालिका है उसको अलग कर दिया गया है, तो उस अलग होने से वो पृथकीकरण से उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। तो इस 3 टॉपिक के माध्यम से आपका जो मेंस एग्ज़ाम है उससे क्वेश्चन आने के सर्वाधिक चांसेस बनते हैं। मतलब मेन 3 टॉपिक को ही आपको कवर करना है। हालांकि इसके अलावा भी आपको शुरू के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी होता है, लेकिन आपको इस चैप्टर में इस 3 टॉपिक को ज़्यादा महत्वपूर्ण देके चलना है, और जो भी आपके मेंस के क्वेश्चन बनेंगे वो 3 ही टॉपिक पर आपको बनेंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं आपके मेंस के क्वेश्चन, तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जिला कलेक्टर पद की उत्पत्ति ब्रिटिश प्रशासनिक आवश्यकता से हुई थी, टिप्पणी कीजिए। इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं इस प्रकार से, और या फिर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर के पद की उत्पत्ति और विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए, या फिर औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका और शक्तियों में आए परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। तो ये सभी जो है प्रश्न वो आपके इस टॉपिक पर बेस्ड हैं कि जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर के पद की उत्पत्ति और विकास पर प्रश्न इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। फिर यदि आपका दूसरा टॉपिक जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका पर आधारित है तो किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो औपनिवेशिक काल से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक जिला कलेक्टर की भूमिका में आए परिवर्तन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर जिला कलेक्टर अब केवल राजस्व अधिकारी न रहकर एक विकास प्रशासक बन गया है, इसको स्पष्ट कीजिए, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। या फिर भारतीय लोकतंत्र में जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जो कि पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस प्रकार से न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथकीकरण से जिला कलेक्टर की पारंपरिक छवि को बदल दिया, इसका विवेचना करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है, और ये खास महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि जब आप एक जेपीएससी या फिर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस करके एक प्रशासक के रूप में चयन होकर चले जाते हैं तो इस तरह का कार्य आपको करना पड़ता है।
है। या फिर आपको जो अगला टॉपिक है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पर क्या प्रभाव है, उस पर आधारित इस तरह के प्रश्न देख सकते हैं कि संक्षेप में लिखिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से जिला प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है। या फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ने जिला मजिस्ट्रेट की पारंपरिक शक्तियों को सीमित कर दिया है, इसका टिप्पणी कीजिए। या फिर अगला प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि औपनिवेशिक कालीन जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की सर्वशक्तिमान स्थिति थी, किस प्रकार कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का कारण परिवर्तित हुई है, इसका विश्लेषण करना है। तो इस तरह से आपको इन 3 टॉपिक के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिए कि ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग पूरा का पूरा इस जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख के हमको प्रिपरेशन करना है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे उसमें हम लोग इस टॉपिकों पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसका उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ नोट्स और उस पर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को स्टडी के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका जेपीएससी का एस्पायरेंट है तो ये जो टॉपिक है वो आपका पेपर नंबर 4 से संबंधित है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से है। यदि इस पेपर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये वाला टॉपिक यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो एकदम आराम से निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए, भले ही बड़ा हो लेकिन यह वीडियो आपको ये वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल कवर कर देगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस टॉपिक पर कि आप उस टॉपिक पर आने वाले प्रश्नों पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो यदि आपका पेपर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखे हुए हैं तो उसमें भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है आपका जो ये वाला जो टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद से जिला प्रशासन, ये वाला टॉपिक जो है आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिला प्रशासन। जिला प्रशासन 2 टर्मों से बना है, जिला और प्रशासन। तो प्रशासन हम लोग लोक प्रशासन में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक कार्य जब जनता के प्रति हम लोग करते हैं तो उसको प्रशासन का नाम दिया जा सकता है। इसके अलावा जब ये जिला प्रशासन क्या है, एक तरह का प्रशासनिक व्यवस्था है। क्या है? एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो भी हमारा जिला का क्षेत्र है उस क्षेत्र पर शासन, कानून व्यवस्था, विकास या और जन कल्याण योजनाएं वाले जैसे कार्य हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें शासन करना है, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना है, उसमें विकास करना है। तो ये सभी जो है माध्यम क्या होगा, वो जिला प्रशासन के माध्यम से होगा। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। यदि हम लोग झारखंड से रिलेटेड हैं तो झारखंड जैसे है ये हमारा प्यारा सा राज्य झारखंड जो कि देश का 28वां राज्य है, 15 नवंबर 2000 को जो है बना। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये 3.3 करोड़ जनसंख्या है इसका, और क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके माध्यम से इस तरह से पूरे झारखंड किया। और झारखंड में एक छोटा सा जिला है जो रांची है। रांची की आबादी हम इतना देख सकते हैं। प्रखंड की बात करें तो 18 प्रखंड है, और पंचायत की बात करें रांची में तो 305 पंचायत है, और गांव 1311 गांव है। तो इतने सारे लोगों को इस स्तर पर रखा गया है। उन सभी लोगों पर, जनता पर शासन करना है, कानून व्यवस्था स्थापित करना है, विकास का काम करना है, जल कल्याण का काम करना है। जो भी योजनाएं सरकार की या केंद्र सरकार के माध्यम से बनाई जाती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से हम लोग को विकास का काम करना है। तो इस तरह से एक प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी। जो जिला स्तर पर होता है उसको हम लोग जिला प्रशासन का नाम देते हैं। जो जिला प्रशासन होता है तो ये समझ सकते हैं कि जो राज्य का प्रशासन है कि एक महत्वपूर्ण इकाई है जिला प्रशासन। तो यदि रांची जिला का बात करते हैं तो इस तरह से हम लोग जिला प्रशासन को समझ सकते हैं। यदि हम लोग जिला प्रशासन में
किस प्रकार वहाँ पर अधिकारी होते हैं उसका यदि हम लोग जिक्र कर लेंगे तो इस स्लाइड को यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो राज्य सरकार है उसका जो राजनीतिक प्रमुख है वो कौन है, वो होगा मुख्यमंत्री होगा। फिर राज्य सरकार के अंतर्गत क्या होगा, एक राज्य सचिवालय होगा, उसमें जो प्रमुख व्यक्ति होगा, जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो कौन होगा, मुख्य सचिव होगा। फिर राज्य सचिवालय जो है किसके अंतर्गत, राज्य सचिवालय या फिर जो हमारा ये राज्य है, राज्य को बहुत सारे डिवीज़न में हम लोग उसको विभक्त करते हैं। जैसे कि हम लोग ये जो झारखंड है, झारखंड को 5 प्रमंडल में हम लोग विभक्त करके देख सकते हैं। 5 प्रमंडल यानी 5 डिवीज़न, इसको हम लोग संभाग कहते हैं। तो संभाग में जो प्रमुख अधिकारी होगा, यानी 5 प्रमंडल कौन कौन है झारखंड का, तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, फिर कोल्हान, ये 5 जो है। इसके अलावा पलामू, ये 5 जो है झारखंड का प्रमंडल है, संभाग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें हम लोग, और इसके जो प्रमंडल विभक्त होता है उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जिला हो सकते हैं। तो जैसे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, उसके अंतर्गत चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, इस तरह से सबसे जो बड़ा जो प्रमंडल है झारखंड का वो क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें जो है 7 जिले जो है होता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हजारीबाग में है। तो जो संभाग है, संभाग जो है उसका जो हेड प्रशासनिक अधिकारी होगा वो क्या कहलाएगा, उस संभागीय आयुक्त कहलाएगा, यानी डिविजनल कमिश्नर कहलाएगा। यानी जो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है उसका एक आयुक्त होगा, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर का एक आयुक्त होगा, संथाल परगना का एक आयुक्त होगा, पलामू, कोल्हान, इस तरह से एक आयुक्त होगा। अब ये संभाग के अंतर्गत कितना क्या होंगे, तो जिले आएंगे। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर में कितना जिला, तो 7 जिला हैं, तो जिला होगा, जिला संभाग को फिर जिला में बांट दिया गया। अब जिला का जो प्रमुख अधिकारी होगा उसको कहते हैं जिलाधीश, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जो है डेप्यूटी कमिश्नर उसको कहते हैं। तो जिलाधीश कहिए या जिला मजिस्ट्रेट, ये दोनों एक ही है, जिलाधीश डीएम जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर एक जिला कलेक्टर हुआ, फिर एक हो गया आपका डेप्यूटी कमिश्नर, है ना, डीसी जिसको बोलते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर, डीसी। और कमिश्नर हो गया संभागीय आयुक्त, और उसके अंतर्गत जो जिला का जो प्रमुख होगा वो या तो डीसी हो सकता है, या फिर जिला कलेक्टर हो सकता है, या फिर डीएम हो सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और यदि हम लोग जिला प्रशासन की बात करें तो ये इसका जो प्रमुख अधिकारी हम लोग बात कर लिए कि क्या हो सकता है, या जिलाधीश यानी जिला मजिस्ट्रेट, या जिला कलेक्टर, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर। ये 3 वर्ड याद रखिएगा क्या क्या। तो एक डीएम जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिलाधीश कहते हैं हिंदी में। दूसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह सकते हैं। और तीसरा जो है वर्ड वो है क्या आपका, वो डेप्यूटी कमिश्नर। ये 3 ही जो नाम हैं वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों में इस नाम का यूज अलग अलग तरीक़ा से उसको किया जाता है। जैसे अलग अलग राज्य है तो उसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो या तो डीएम हो सकता है जिला का प्रमुख, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकता है, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जिला प्रशासन में जो प्रमुख जिला का होता है ये 3 पोस्ट को है जो है जानना जरूरी है। तो जिला प्रशासन की बात करते हैं तो यह जो है और कई अन्य देशों में, सिर्फ फ्रांस में ही है जिला प्रशासन की तरह एक प्रीफेक्ट का पद होता है, जो कि जिला प्रशासन का जो डीसी या डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके समकक्ष माना जाता है फ्रांस के प्रीफेक्ट का पद। अन्य कोई देश में इस तरह का पद नहीं है, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज़ जो जिलाधीश है यानी डीएम है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर है, यह करता क्या है, तो यह एक तरह का जिला प्रशासन का एक प्रमुख होता है। और यह क्या करता है, तो राजस्व माने रेवेन्यू, सामान्य प्रशासन विभाग जो होता है उसका, या फिर पंजीकरण विभाग, या फिर जिला प्रशासन के आने वाले जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले जो भी अन्य विभाग हैं उस पर नियंत्रण और अपना प्रभाव
ये बनाए रखता है, उस सभी विभागों का यह प्रमुख होता है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ये जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी महत्वपूर्ण पद जो है आपको इसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा। तो जिला प्रशासन में जो प्रमुख हैं वो आपका डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जिला प्रशासन है यह किस तरह से डेवलप किया, इसका विकास क्रम किस तरह से बढ़ा, किस तरह से यह पोस्ट बढ़ा, क्या क्या चेंजिंग देखने को मिला। तो जिला प्रशासन क्या है, तो जिला प्रशासन जिला के सीमा क्षेत्र पर जो प्रशासन होता है उसको हम लोग जिला प्रशासन कहते हैं। अब हम संविधान की बात कर लें तो संविधान में 233 अनुच्छेद 233 में सिर्फ और सिर्फ इस संविधान में जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 233 पर ही एक वर्ड जो है उसको हम लोग अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जानते हैं। उसमें जो है इसका थोड़ा सा उल्लेख है, उसमें भी जिला न्यायाधीश के नाम से उसमें अंकित है। अगर बात करें संविधान की तो इसके अलावा संविधान में किसी भी तरह से जिला का जो है उल्लेख ही नहीं है। तो अनुच्छेद 233 में जो जिला न्यायाधीश है वो जिला के संबंध में सिर्फ जिला न्यायाधीश के बारे में बताता है। फिर आया इसमें थोड़ा सा संशोधन हम लोग किए संविधान में 1992 में, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जिसमें हम लोग भाग 9 का और भाग 9 ये दो चीज़ें हैं जो कि एक पंचायतें और नगर पालिका के प्रावधान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी दो चीज़ों में पंचायतें और नगर पालिका ये दो जो अध्याय हैं इसी में जो जिला का नाम बार बार आया है, यानी अनुच्छेद 243। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जिला का सांविधानिक स्थिति प्रावधान क्या है उसके बारे में समझ सकते हैं। अब क्या करता है जिला प्रशासन, तो सरकारी कार्यों का पूर्ण प्रबंधन करता है। ऐसा कहना है एस खेड़ा का कि जो भी सरकारी कार्य हैं उसका पूर्ण प्रबंधन मैनेजमेंट करता है कौन, तो जिला प्रशासन करता है। इसका शुरुआत कैसा हुआ, तो ये मुगल काल से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं कि उस समय में भी जो जिला था या फिर जो भी अधिकार क्षेत्र था वहाँ पर एक सरकार जैसे टर्म का गठन किया गया और वहाँ पर सरकार उसे कहा गया और उसका जो प्रमुख था उसे करोड़ी या फौजदार कहा गया। तो ये जो पद है फौजदार या करोड़ी उसके समकक्ष जो है जिलाधीश या फिर जिला कलेक्टर को हम लोग जोड़ के देख सकते हैं मुगल काल के समय से। यदि हम लोग ब्रिटिश शासन की बात करें तो ब्रिटिश शासन में जिलाधीश नाम का पद सृजित हुआ और किसके द्वारा, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, जो दो वारेन हेस्टिंग्स थे उनके द्वारा 1772 में इस तरह का पद को सृजित किया गया, उसको लाया गया। और इसका 1778 ईस्वी में इस तरह के पद का जो काम था वो काम था राजस्व संग्रहण। चूँकि ब्रिटिश शासन था तो लोगों से क्या करना है, टैक्स लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जित करना है, उसमें टैक्स कर लेना है। इसके अलावा जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सही रूप से चलने के लिए नागरिक न्याय के लिए इस पद को जिम्मेवार समझा गया। फिर उसी प्रकार इसका मजिस्ट्रेट के कार्य के लिए इसको जो है दिया गया, यानी जो जिला था उसके अंतर्गत एक पद यानी पद पर बैठा दिया व्यक्ति को जिसको जिलाधीश कहा गया। उसका काम था राजस्व संग्रहण, नागरिक न्याय करना और मजिस्ट्रेट के कार्य मतलब जो विधि व्यवस्था कानून व्यवस्था है उसको जो है बनाए रखना। इस प्रकार से वो जो ब्रिटिश शासन के समय जो जिलाधीश था उसका पावर बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसके पास टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर था, नागरिक को न्याय देने का पावर था। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट के कार्य थे वो ये न्याय देना, मुकदमा चलाना उस समय जो है था उसी के पास पावर जिलाधीश ब्रिटिश काल के समय। इसलिए उस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति माना जाता था, इसलिए उसको जो है लिटिल नेपोलियन कहा जाता है। याद रखेंगे, लिटिल नेपोलियन कहा जाता
जाता है उस जिलाधीश को, जबकि जो कि ब्रिटिश शासन काल में था। यदि यह बात किए हम लोग ब्रिटिश शासन के माने स्वतंत्रता से पहले, यदि स्वतंत्रता के बाद में किस तरह का इस पद पर चेंजिंग हुआ, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ। उसके बाद तो स्वतंत्रता से पहले क्या था कि जो जिला में था उसका क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शोषण करके, यानी टैक्स को मेन काम है, टैक्स या फिर पैसा जो है लोगों से अर्जित करना, ये था। लेकिन ये स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद ये तो नहीं था, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता इसलिए मिला ताकि हम लोग जो है लोगों का कल्याण कर सकें, देश का विकास कर सकें। लेकिन स्वतंत्रता से पहले क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शोषण करना और धन अर्जित करना और इंग्लैंड भेज देना। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद इस पद का किस तरह से यूज हुआ, किस तरह से इसमें परिवर्तन आया, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद जो पुलिस राज्य है, जो पुलिस राज्य पहले था ब्रिटिश शासन में, जिसके द्वारा जो है लोगों पर दमनकारी नीति बनाया जाता था, लगाया जाता था, ताकि जो है लोगों को अपने कंट्रोल में किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कर अर्जित किया जा सके। अब वो जो पुलिस राज्य है उसको बदल दिया गया और कल्याणकारी राज्य में बदल दिया गया। अब कल्याण करना है भाई लोगों को, अब लोगों के विकास के बारे में सोचना है, उसका रोजी रोटी और कपड़ा के बारे में सोचना है। तो ये सभी कल्याणकारी राज्य का कार्य था, जिसको जो है पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो गया और जो है सरकारी कार्य जो है उसका विस्तार होने लगा। अब इसके जिम्मेवारी कौन लेगा, तो इसका जिम्मेवारी जिला को दिया गया और जिला के अंतर्गत होते हैं जिलाधीश। अब वो ये सब करेगा, यानी वो अब कल्याणकारी राज्य की तरह कार्य करेगा, सरकारी कार्य का विस्तार हो गया। दूसरा चीज़ जो कि हमारा जो देश है वो राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र हो गया। अब गणतंत्र होने के साथ ही किस तरह का प्रणाली हम लोगों के देश में शासन के लिए अपनाया गया, वो था संसदीय प्रणाली, जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकार होगा। अब इसके कारण जो है यह सरकार का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन आ गया। अब सरकार पहले था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस प्रकार से देख सकते हैं। तो वो पहले था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है जो मेन जो शासन था ब्रिटिश शासन उसके अधीन था। अब यहाँ पर संसदीय प्रणाली आ गया, यानी अब राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। इस तरह से सरकार के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। अब सरकार के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तो जिला का प्रशासन है उसमें भी परिवर्तन निश्चित था। इस प्रकार ये भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा चीज़ जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पंचायती राज आया, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत आया, इसके कारण दो चीज़ें हम लोगों के देश में निखर कर सामने आई। वो था पंचायत और नगर पालिका। ये दो चीज़, और दोनों चीज़ के नगर पालिका के माध्यम से क्या था कि देश में एक संतुलित, एक व्यवस्थित एक प्रशासन स्थापित करना और लोगों का विकास करना। तो इस प्रकार से पंचायती राज आने के कारण जो है जिला का जो प्रशासन है उसके स्वरूप में चेंज होने लगा, उसका कार्य करने में चेंज लगेगा, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद जो जिला प्रशासन में आए परिवर्तन को देख सकते हैं। फिर यदि स्वतंत्रता के प्राप्ति की बात करें, जो इंडियन सिविल सर्विस था उसको बदलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा नाम दिया गया। और इसके माध्यम से जो सदस्य, जो उम्मीदवार चुन के आते थे वही जिलाधीश बनता है। तो अभी वही काम होता है। पहले था यह सर्विस का नाम इंडियन, स्वतंत्रता से पहले इंडियन जो है सिविल सर्विस। तो ये था। फिर आपका स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद देखिए, स्वतंत्रता से पहले क्या था कि जो डीएम था उसके पास देखिए दो चीज़ था, एक तो राजस्व संग्रहण करना है, नागरिक न्याय करना है, और न्यायपालिका का भी काम किया जाता था, यानी मुकदमा चलाने का काम करता था कौन, डीएम। तो इस प्रकार थे
ब्रिटिश शासन में। लेकिन स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद जब अनुच्छेद 50 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत जो कि भाग 4 में आता है, भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में आता है, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। यानी जो जिला प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका का काम करेगा, न्यायपालिका के लिए न्यायालय देखेगा। तो ये अलग हुआ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं, समझ लिए होंगे कि किस प्रकार से जो जिला प्रशासन का स्वरूप था वह स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद किस किस तरह से परिवर्तन आया, किस किस तरह से बदलाव आया, वो आप देख सकें। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं जो 3 वर्ड था जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। या तो वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समाहर्ता जो बोलते हैं, जिला समाहर्ता, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम यानी जिलाधीश, या डेप्यूटी कमिश्नर यानी उपायुक्त जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी अनुवाद है। तो ये 3 जो पद का नाम है वह जो है अलग अलग राज्यों के ज़िलों में अलग अलग से उसको रखा जाता है। तो यदि बात करते हैं इस संदर्भ में कि हालांकि एक ही है, एक ही व्यक्ति का पोस्ट है, एक ही तरह का पोस्ट है, लेकिन कुछ पर्याय में, कुछ ये संदर्भ में इसको जैसे जोड़ के देख सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्ट करना यानी राजस्व कलेक्ट करना यानी टैक्स कलेक्ट करना, इस प्रकार से वह राजस्व कार्य के लिए ज़्यादा जो है प्रयोग किया जाता है। भूमि और कर वसूल करने का काम जो है प्रमुख रूप से यह करता है। दूसरा है डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर एक कमिश्नर होता है जो डिविजनल पे होता है, यानी प्रमंडल पे होता है। उसके नीचे जिला आया तो जिला के अंतर्गत जो होगा वो डेप्यूटी कमिश्नर यानी डीसी, यानी हमारे झारखंड में जितने भी जिले हैं वहाँ पर डेप्यूटी कमिश्नर बोला जाता है उस पद को, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डेप्यूटी कमिश्नर का पद हम लोग के झारखंड के सभी जिला में होता है। तो उसका मेन जो कार्य है वो क्या है, वो प्रशासनिक कार्य करना, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य को देखना है। इसका काम क्या होता है, विकास योजना और विभागीय समन्वय स्थापित करना होता है। यदि हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी जिले में का पोस्ट देख रहे हैं तो उसको हम लोग इस स्वरूप में देख सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है वह विधि व्यवस्था के लिए है, वह विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। तो पुलिस और शांति और सुरक्षा को ज़्यादा ध्यान देना है, तवज्जो देना है, तो हम लोग उस पोस्ट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम दे दिए। मतलब व्यक्ति एक ही होता है, वो भी ये तीनों जो है वो आईएएस अधिकारी ही होता है। लेकिन जब वो रेवेन्यू देखता है तो कलेक्टर कहला गया, जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है तो डेप्यूटी कमिश्नर कहला गया, जब लॉ और ऑर्डर देखता है, लॉ एंड ऑर्डर देखता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहला गया। तो इस प्रकार ये तीनों वर्ड को आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर किस तरह से अलग अलग पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादातर देखिए कलेक्टर का यहाँ पर आपको दक्षिण के राज्यों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम इस तरह से अब कलेक्टर का जो है यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार में डीएम यूज होता है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में डीसी है, ये सभी में डीसी है जो कि उत्तरी भारत में पूर्वी भारत में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया मेघालय। मेघालय में क्या है, हमारा डीएम एंड कलेक्टर है। मेघालय में क्या है, डीएम एंड कलेक्टर है। फिर आपका वेस्ट बंगाल में डीएम है। फिर मेन जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख व्यक्ति है वो डीएम है। फिर हरियाणा में डीसी है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश में डीसी है। फिर आपका पंजाब में डीएम हो गया, राजस्थान में डीएम हो गया। फिर आपका मध्य प्रदेश डीएम, महाराष्ट्र में डीएम का यूज होता है, तेलंगाना में डीएम का यूज होता है, गुजरात में डीसी का यूज होता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए हमारे झारखंड के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो जिस तरह प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमंडल में विभक्त कर दिया गया है। जैसे हरा वाला है, हरा वाला एक प्रमंडल हो गया, पीला वाला एक प्रमंडल हो गया, ये एक प्रमंडल हो गया, ये एक प्रमंडल हो गया। ये तो ये आपका क्या हो गया, संथाल प्रमंडल हो गया। ये उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, ये दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, ये कोल्हान हो गया, ये पलामू हो गया। तो इस तरह से आपको 5 जो है प्रमंडल देख सकते हैं। ये 5 प्रमंडल में और के अंतर्गत 24 जिला जो है उसको विभक्त किया गया है। और 24 जिला के अंतर्गत प्रखंड होगा, प्रखंड के अंतर्गत पंचायत होगा, पंचायत के अंतर्गत गांव होगा। तो इस प्रकार से सारा प्रशासन का काम चलता है।
तो अब जिला प्रशासन की भूमिका, आखिर रोल, आखिर वह काम क्या करता है, किस तरह से वह प्रशासन में अपना भूमिका अदा करता है, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसको हम लोग 4 कैटेगरी में जो है जिला प्रशासन की भूमिका को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, इसको विभक्त करते हैं। पहले कैटेगरी में हम लोग राजस्व प्रशासन की बात करेंगे। जो जिले में राजस्व का प्रशासन है वह किस तरह से वह काम करता है, उसका भूमिका क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड वन इज कानून व्यवस्था में जुड़ा प्रशासन, जो कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना है, उसको सही तरह से रखना है। तो उसके लिए जो जुड़ा प्रशासन होगा उसमें क्या योगदान देता है जिला प्रशासन, उसके बारे में जानेंगे। फिर विकासात्मक प्रशासन, जो विकास के कार्यक्रम को लागू करवाना होता है, गरीबी उन्मूलन के लिए, मनरेगा के कामों के लिए, चाहे कई विकास योजना के कामों के लिए जिला में प्रखंड में, पंचायत में, गाँव में लागू करना है, तो उसमें क्या योगदान देता है जिला प्रशासन, उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो भी अन्य शक्तियां हैं और कार्य हैं उसको भी हम लोग जिला प्रशासन की भूमिका के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर देते हैं राजस्व प्रशासन में जिला प्रशासन की भूमिका क्या होती है। तो राजस्व यानी कि रेवेन्यू संग्रह, यानी कि कलेक्शन, यानी जो भूमि टैक्स हो गया, यानी भूमि राजस्व हो गया, टैक्स हो गया, सेस हो गया, या फिर अन्य शुल्क हो गया, उसका वसूली करता है इस प्रशासन के अंतर्गत। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, जो कि ज़मीन बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उस प्रकार से जो भी टैक्स लगता है उसको जो है उसका संग्रहण करने का काम, कार्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत करता है। फिर खनिज, वन उत्पाद, जल संसाधन से मिलने वाले राजस्व का संग्रहण भी जो है जिला प्रशासन करती है। सरकारी खजाने का रख रखाव, यानी ट्रेजरी का भी रख रखाव कौन करती है, जिला प्रशासन करती है। भूमि प्रबंधन और रिकॉर्ड व्यवस्था का भी जो है काम जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। भूमि का सर्वेक्षण और मापन, भूमि रिकॉर्ड जैसे खसरा, खतियान, जमाबंदी और अद्यतन, ये सभी अपडेशन, ये सभी जो है काम जिला प्रशासन के अंतर्गत होता है। भूमिहीनों को पट्टा, लैंड अलॉटमेंट देना, बेनामी या अवैध कब्जे हटाना, भूमि सुधार और भूमि वितरण नीतियों का क्रियान्वयन करना, ये सभी जो है राजस्व प्रशासन के अंतर्गत जिला प्रशासन करती है। कृषि और ग्रामीण प्रशासन से जुड़ा कार्य जैसे कि फसल आकलन, क्रॉप एस्टिमेशन और उत्पादन और आंकड़े इकट्ठा करना, जो भी डाटा होता है उसको इकट्ठा करना। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, ओलावृष्टि हो गया, जिसे में किसानों को मुआवजा दिलाना, ये सभी जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। कृषि ऋण और बीमा योजना का क्रियान्वयन करना, मंडियों और अनाज खरीद बिक्री का समन्वय करना, ये सभी जो है जिला प्रशासन के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण जुड़ा कार्य है। विकास और कल्याणकारी भूमिका में से जैसे कि ग्रामीण रोजगार योजना, जैसे मनरेगा हो गया, में सहयोग करना, गरीबी उन्मूलन और विकास कल्याण योजनाओं की निगरानी करना, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों में भूमिका करना, ये सभी काम जो है जिला प्रशासन राजस्व प्रशासन के अंतर्गत करती है। फिर आपका भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, यदि हम लोगों को कहीं पर प्लांट बैठाना है, कहीं पर रेलवे का लाइन बिछाना है, सड़क हाईवे बनाना है, तो इस सभी के लिए भूमि अधिग्रहण करना होगा। तो ये सभी का काम जो है सार्वजनिक परियोजना जैसे हाईवे, रेलवे, उद्योग, डैम के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी जिला प्रशासन ही करती है। फिर उसके लिए उचित मुआवजा और उसके लिए पुनर्वास का सुनिश्चित करना, ये भी जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। सामाजिक प्रभाव आकलन ये कराना, ये भी आपका जिला प्रशासन के अंतर्गत कार्य आता है। फिर कानून व्यवस्था से जुड़ा कार्य जैसे भूमि विवाद हो गया, सीमा विवाद हो गया, उसका निपटारा भी जिला प्रशासन ही करेगी। राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट्स का संचालन भी जिला प्रशासन ही करेगी। सामूहिक झगड़े और दंगे रोकने में सहयोग करने के लिए कौन होगा, वो जिला प्रशासन ही होगा। फिर आपका आता आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका होता है जो जिला प्रशासन होता है। यदि बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि में किसानों को राहत सामग्री देना है, तो इस प्रकार से जो आपदा हो गया उसके लिए भी काम जो है जिला प्रशासन ही करेगा। फसल हानि हो गया और हानि का सर्वे और मुआवजा करवाना है, ये सभी जिला प्रशासन करेगा। राहत शिविर लगाना है या पुनर्वास कार्य करना है, ये सभी जो है जिला प्रशासन के अंतर्गत आएगा। सांख्यिकी डेटा जैसे कि भूमि का उपयोग, फसल उत्पादन, राजस्व संग्रह का संकलन, ये सभी जो भी स्टैटिकल रिकॉर्ड होता है वो सभी काम जिला प्रशासन के भूमिका के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ग्रामीण और शहरी स्तर पर बुनियादी जो ढांचे का जो विकास है में काम करना है, जैसे कि नदी नाला बनाना
बनाना है, सड़क बनाना है, डैम बनाना है और भी बहुत सारे जो बुनियादी ढांचे, जो स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो सभी का काम जो है जिला प्रशासन के भूमिका के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। राज्य सरकार की नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करना, जो भी राज्य सरकार की नीति है उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करना, वो सभी जो है जिला प्रशासन की भूमिका के अंतर्गत आएगा। अब जो मेन जो कैटेगरी है वो है कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रशासन। जो जिला प्रशासन किस प्रकार से कानून व्यवस्था से जुड़ा मामलों का कार्य करता है। तो स्वतंत्रता से पहले क्या था, अभी मैंने पहले बताया कि जो जिलाधिकारी था वो कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट, दो मजिस्ट्रेट का दो रूप, कार्यकारी और न्यायिक, ये दो मजिस्ट्रेट का दोनों का दर्जा प्राप्त था। यानी वह मुकदमा भी चला सकता था और जो भी मजिस्ट्रेट के लिए जो भी विधि व्यवस्था के लिए जो भी एग्जीक्यूट कार्य करना है वो भी कर सकता था। लेकिन जिला अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, लेकिन अब क्या हो गया, सिर्फ कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो गया, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को दे दिया गया है, मतलब वो न्यायालय अलग हो गया। तो अपराध अब जो है जिलाधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, नागरिक मामलों के लिए निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे पहले। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया, न्यायिक कार्य उनसे लेकर न्यायालय को दे दिए गए। अब वे प्रशासनिक और पुलिस नियंत्रण से जुड़े कार्य करते हैं। अब क्या करता है वो, प्रशासनिक और पुलिस नियंत्रण का जो भी कार्य है वो करता है। और पुलिस प्रशासन अधिनियम 1861, अब जो भी जिला का मजिस्ट्रेट होगा यानी जो डीएम होगा वह जो है वह उसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक होगा, यानी एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो जो है डीएम के अंदर होगा। और डीएम के अंदर होगा और वह किस अधिनियम के तहत कार्य करवाएगा, तो पुलिस प्रशासन अधिनियम 1861 के तहत जो है वह पूरे ज़िले के अंदर न्याय पूरा विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए वह काम करवाएगा। यानी जो भी जिला मजिस्ट्रेट है वह उसको कौन जवाबदेह होगा, तो वो पुलिस अधीक्षक एसपी उसको जिला मजिस्ट्रेट को जवाबदेह होगा। यानी जो भी है कैसा भाई कैसा काम चल रहा है, ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, तो ये सभी जो है अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को है। जिला मजिस्ट्रेट के अंदर एसपी होगा। अब जो है कानून व्यवस्था जुड़ा प्रशासन में देखिए दूसरा चीज़ है कि जो भी मजिस्ट्रेट हैं या फिर जिला मजिस्ट्रेट हैं तो वह क्या शांति व्यवस्था हेतु आदेश जारी कर सकता है। वो धारा क्या 144 लगा सकता है। यदि कोई जिलाधीश है और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह अपना कार्य कर रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा सकता है। अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों यानी उसके अंतर्गत जो भी डीएम के अंतर्गत अधीन जो भी मजिस्ट्रेट हैं उसको नियंत्रण और उसका पर्यवेक्षण कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है, उसको डायरेक्शन दे सकता है। सरकार वो अन्य आवेदन पत्रों का निपटारा कर सकता है, कैदियों को पैरोल दे सकता है, जो यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो कारागार का निरीक्षण करता है, वो जो जेल है उसको देख रेख करता है, निरीक्षण करता है। वार्षिक अपराध रिपोर्ट फिर तैयार करता है। फिर शस्त्र, होटल, विस्फोट, पेट्रोलियम आदि के लिए जो लाइसेंस होता है उसका भी नियंत्रण और रिलीज करने का काम वही करता है। कैदियों की बेहतर सुविधाओं को मंजूरी करता है डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पुलिस के कार्यों का निर्देशन भी करता है, मतलब वो डायरेक्शन देता है डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी को बोलेगा, ठीक है। फिर प्रेस अधिनियम और अपराधियों पर कार्रवाई करने का काम भी जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है। अवैध शराब और जुआ रोकना, आपराधिक कानून, प्रेस और ट्रेड यूनियन एक्ट लागू करना, ये सभी काम जो है डीएम के अंतर्गत होता है। भू संपत्ति की जब्ती ये भी आपका जो है डीएम ही करता है। स्थानीय निकायों का निरीक्षण करता है, वनों के विकास योजनाओं का अनुश्रवण करता है, तो ये सारा चीज़ करता है। विकासात्मक प्रशासन के रूप में किस तरह से जिला प्रशासन की भूमिका है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जिला अधिकारी यानी कलेक्टर की भूमिका क्या है, विकासात्मक कार्यों की देखरेख करना, जिला स्तर पर जो भी विकास से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं वो कैसा चल रहा है, कामकाज ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका नेतृत्व करना, उसका मार्गदर्शन करना यानी डायरेक्शन करना, पर्यवेक्षण करना यानी सुपरविजन करना, तकनीकी मामलों से संबंधित विभागों से सहयोग लेना। फिर वास्तव में जिला स्तर के अधिकारी जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। फिर जिला विकास अधिकारी के रूप में भी जिलाधिकारी काम करता है। जैसे अनेक राज्यों में कलेक्टर को जिला विकास अधिकारी के रूप में भी पदनामित किया गया है। वे जिला स्तर के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर महाराष्ट्र और गुजरात के संदर्भ में देख लें तो इन राज्यों में कलेक्टर को केवल कानून व्यवस्था संबंधित कार्यों तक सीमित किया गया है। फिर सिर्फ कानून व्यवस्था संबंधित कार्यों तक ही सीमित किया गया है। विकासात्मक कार्यों की जिम्मेवारी क्या किसको दिया गया है, तो जिला परिषद को दी गई है। जिला परिषद के नियंत्रण में जिला विकास अधिकारी
अधिकारी होता है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होता है, काम करता है, जो एक आईएएस अधिकारी होता है। इस व्यवस्था को कलेक्टर विकास संबंधी जिम्मेदारी से क्या हो जाता है, मुक्त होता है। तो ऐसा ऐसा जो है व्यवस्था कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गुजरात में, जो कि कलेक्टर को सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था देखना होता है, जबकि विकासात्मक कार्य के लिए जिला परिषद हो गया है, और उसके नियंत्रण में जिला विकास अधिकारी होता है, जिसको सीईओ यानी जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी काम करता है, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है। यदि जिला प्रशासन की भूमिका के विकासात्मक प्रशासन में कलेक्टर की ग्रामीण भूमिका क्या होती है, तो जो कलेक्टर होता है वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA, बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है, उसका अध्यक्ष होता है। यह क्या करता है, जो भी विकास से रिलेटेड, गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड जो भी कार्य होता है वो ये इम्प्लीमेंट करवाता है। विकास क्षेत्र में कलेक्टर की प्रमुख भूमिका जिला स्तर के अधिकारियों के बीच तालमेल बनाना है। फिर इसी के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 लागू होने के बाद विकासात्मक प्रशासन में जो कलेक्टर की भूमिका है वह कम हो गई। कम इसलिए हो गया क्योंकि पहले जो था, जब भी ये कानून आ गया 73वां संविधान संशोधन, जिसमें कि क्या आया, पंचायत बना और नगर पालिका बना। अब पंचायत नगर पालिका बना तो इसके अंतर्गत मुखिया आ गया, पंचायत सचिव आ गया, ये सभी बीडीओ आ गया, सीओ आ गया, तो बहुत सारे पद जो हैं सृजित हो गए। तो इससे काम का बंटवारा हो गया। नगर पालिका आ गया तो क्या हो गया, जिला परिषद आ गया, फिर उसके अंतर्गत मेयर आ गया, इस तरह से फिर जिला अध्यक्ष आ गया। तो इस तरह से वो विकास के कार्य को अपने अंतर्गत ले लिए। तो इस तरह से क्या हो गया, जो 72वां 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके कारण जो कलेक्टर की भूमिका है वह कम हो गई। तो इस प्रकार से जिला प्रशासन की भूमिका को हम लोग देख रहे हैं। और इसी के कड़ी में अगला जो पॉइंट है वो अन्य शक्तियों और कार्य के बारे में, जो जिला प्रशासन का और कुछ शक्तियां हैं और कार्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कलेक्टर हो या फिर डीएम हो या फिर डीसी हो, इन सबों के जो है अन्य और अतिरिक्त कार्य या जिम्मेवारी इस प्रकार से है कि वह मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय में जो भी चुनाव होगा उस जिला स्तर पर समन्वय करने का काम वह मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर बन के करता है। अगला जो है, हर एक 10 वर्ष में क्या है, जनगणना होना होता है देश में। तो जो जिला जनगणना अधिकारी होता है वो वही होता है कलेक्टर, जिला का जिलाधीश। मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी जिले में जो भी मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। फिर इसके अलावा जो वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करता है, राज्य सरकार को भेजता है, ये भी जो है जिलाधीश ही करता है। सरकारी प्रतिनिधि का भी काम करता है जिलाधीश। नागरिक प्रशासन तालमेल का माध्यम है जिलाधीश। नगर निगम प्रशासन की देखरेख करता है जिलाधीश। जनसंपर्क अधिकारी के कार्य करता है डीएमडीसी, डेप्यूटी कलेक्टर। आपदा प्रबंधन प्रमुख, प्राकृतिक आपदाओं और आपातकाल की स्थिति में भी जिलाधीश या जिला प्रशासन की भूमिका होती है। जिला प्रशासन प्रमुख जिला कर्मियों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों का प्रबंधन करता है। नागरिक आपूर्ति अधिकारी, जो नागरिक के लिए जो खाद्य सामग्री जो दिया जाता है उसका जो मुख्य अधिकारी जो है वो भी आपका डीसी या फिर डीएम या फिर डेप्यूटी कलेक्टर के अंतर्गत ही होता है। तो नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्य की देखरेख, ये सभी काम जो है जिला प्रशासन के अंतर्गत होता है। सैन्य प्राधिकरणों से संपर्क, सेना के सेवानिवृत्त जवानों के कल्याण का ध्यान में रखकर जो भी कार्य लेना है, डिसीजन लेना है, ये भी जो है जिला प्रशासन के अंतर्गत होता है। तो ये सारा कार्य जिला प्रशासन के अंतर्गत देखने को मिला है आपको। इस प्रकार से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिला प्रशासन। शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी जो डीसी है, डीएम है, डेप्यूटी कलेक्टर है, वो कार्य करता है। इसलिए जिले का नियमित भ्रमण करता है वो और आम जनता से बातचीत करता है। परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था, यह भी जिला प्रशासन के भूमिका के अंतर्गत आता है। नागरिक समाज और राज्य सरकार के बीच संवाद स्थापित करने का काम जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। जिला का कार्यकारी प्रमुख होते हुए जिला स्तर पर सभी सरकारी एजेंसियों, विभागों के कार्यों का समन्वय करने का काम जो है जिला प्रशासन ही करता है। इस प्रकार से ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जिलाधीश कार्यालय, यानी जो कि जिला में जहाँ पर डीसी, डीएम, डेप्यूटी कलेक्टर बैठते हैं उस कार्यालय
के बारे में, वहाँ पर किस तरह का व्यवस्था होता है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो जिलाधीश कार्यालय, इसको हम लोग समाहरणालय कहते हैं, कलेक्ट्रेट कहते हैं, याद रखेंगे अपने अपने ज़िला में। यदि आप ज़िला से संबंधित हैं, ज़िला जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से वहाँ का स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन अधिकारी होते हैं। तो कलेक्टर, जिलाधीश, जिला कलेक्टर का कार्यालय होता है जो कि जिला मुख्यालय में स्थित होता है। जो भी जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है, उस मुख्यालय में समाहरणालय या जिलाधीश का कार्यालय होगा। या विभिन्न अनुभागों, अब जो कार्यालय है उसको बहुत सारे सेक्शन में बांट देते हैं, बहुत सारे अनुभाग होता है, अनुभाग में विभक्त किया हुआ होता है और प्रत्येक अनुभाग कलेक्टर की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता करता है और प्रत्येक अनुभाग का अपना अपना प्रमुख होता है। तो क्या क्या अनुभाग हो सकते हैं, तो इतना सारा अनुभाग जिला कार्यालय यानी समाहरणालय में आप देख सकते हैं। लेखा अनुभाग जो कि सरकारी धन हिसाब किताब का वेतन और वेतन बिलों का भुगतान का कार्य करता है। नागरिक आपूर्ति अनुभाग जो कि राशन वितरण, खाद्यान्न की आपूर्ति और नियंत्रण का काम करता है। विकास कार्य अनुभाग जो कि विकास योजनाओं और परियोजनाओं का संचालन करता है। इस प्रकार से चुनाव अनुभाग हो गया, स्थापना व्यवस्था अनुभाग, सामान्य अनुभाग, आवास अनुभाग। तो बहुत सारा सेक्शन होता है आवश्यकता के अनुसार और उसको कार्य क्या क्या कर सकते हैं और उसके लिए एक जो है मेन पद होता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो कि ये सभी अनुभाग किसके अंतर्गत में आते हैं, डीसी, डीएम या डेप्यूटी कलेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं, उसके अधीन ही वो काम करता है। इस प्रकार से जिलाधीश कार्यालय या समाहरणालय में भी बहुत सारा विभाग, अनुभाग आपको देखने को मिलेगा, जैसे पंजीकरण विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी, चिकित्सा। तो ये सभी का प्रमुख अधिकारी को आपको जान लेना है। ये स्लाइड में आपको जो है जो टेलीग्राम में है उसमें आपको पोस्ट कर दूंगा, निश्चित रूप से इसको स्टडी कर लीजिएगा ताकि एक माइंड मेकअप हो जाए आपका कि किस तरह से एक पूरा जिला प्रशासन का कार्य होता है। तो इस तरह से विभाग आपको देखने को मिलेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, शिक्षा, सहयोग, कृषि। और हर विभाग का देखिए एक जो मुख्य अधिकारी जिला प्रमुख होता है वो आपका होता है वो क्या, जैसे कृषि विभाग है जिला के अंतर्गत, तो इसका जो प्रमुख पद है वो क्या है, सहायक निदेशक या जिला कृषि अधिकारी। ये उसके विभाग का प्रमुख आदमी रहेगा कृषि का। फिर आपका शिक्षा का है, तो शिक्षा का तो जो अधिकारी होगा वो क्या होगा, विद्यालय निरीक्षक या फिर जिला शिक्षा अधिकारी, DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। फिर यदि वन विभाग है तो उसके अंतर्गत जिला वन अधिकारी होगा। चिकित्सा विभाग है तो उसके अंतर्गत सिविल सर्जन होगा, जिला चिकित्सा अधिकारी होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारा विभाग आपको जिला कार्यालय में देखने को मिलेगा और उसका जो है उस विभाग का वो एक प्रमुख पद भी देखने को मिलेगा। तो ये है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिला स्तर के नीचे के प्रशासन के बारे में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है। अब जिला में कैसा ऑफिस है, उसमें क्या क्या विभाग है वो हम लोग देख लें, क्या क्या अनुभाग है, सेक्शन है, किस तरह से बटे होते हैं ये हम लोग देख लिए। अब जिला स्तर के नीचे का जो प्रशासन है वो किस तरह से काम करता है, तो जिला प्रशासन से नीचे आने वाले इकाइयों की संरचना के बारे में और उसके अधिकारी और कार्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उप संभाग यानी सब डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है, जैसे हम लोग का जो झारखंड है राज्य में वो क्या है, डिवीज़न में प्रमंडल यानी 5 प्रमंडल है। अब उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे उप संभाग होंगे यानी सब डिवीज़न होंगे। सब डिवीज़न का जो भी मुख्य प्रमुख अधिकारी होता है वो क्या होता है, SDM होता है। क्या होता है, SDM होता है। तो भूमि राज्य संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राज्य प्रशासन और आपराधिक प्रशासन की सुविधा हेतु जिला को उप संभागों में बांटा गया है। उसको थोड़ा सा काम को बांटने के लिए उसको सब डिवीज़न में बांट देता है, जिसका प्रमुख अधिकारी क्या होता है, SDM होता है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो उप संभागीय अधिकारी है उसको जो है उसको मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तमिलनाडु में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर कहते हैं।
एसडी कलेक्टर कहते हैं। महाराष्ट्र में प्रांत अधिकारी कहते हैं या डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से उप संभागीय अधिकारी जो है वह जिला प्रशासन में मुख्य सहायक के रूप में कार्य करता है, मुख्य सहायक के रूप में कार्य करता है। अब जो है उप संभाग हो गया। अब जैसे हमारा रामगढ़ जिला है, तो रामगढ़ जिला के अंतर्गत अनुमंडल भी आपका रामगढ़ है। तो रामगढ़ अनुमंडल में क्या होगा, एक एसडीओ होगा। तो एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर होगा, तो वहाँ पर अनुमंडल अधिकारी जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो गया। फिर तहसील है। अब प्रत्येक उप संभाग को कई प्रशासनिक इकाइयों यानी यूनिट्स में बांटा गया है, जिसको हम लोग तहसील या ताल्लुक कहते हैं। और जो तहसील होता है उसका प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है। राज्यों में विभिन्न नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश में तहसील का जो प्रमुख अधिकारी है उसको तहसीलदार कहते हैं, या फिर नायब तहसीलदार जिसका उसका तहसीलदार का सहयोगी होता है। तमिलनाडु में ताल्लुक हो गया, उप संभाग को और एक नीचे बांट दिए तो ताल्लुक कहलाएगा। उसका प्रमुख अधिकारी तहसीलदार या डिप्टी तहसीलदार होते हैं। महाराष्ट्र में ताल्लुक या महल कहते हैं और प्रमुख अधिकारी मामलतदार यानी महलदार बोला जाता है। इस प्रकार से उप संभाग हो गया, और उसके काम को और ज़्यादा कम करने के लिए, डिवीज़न करने के लिए, बांटने के लिए उसको तहसील में बांट देते हैं। तो तहसील का जो मुख्य प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है। तो हमारे इस झारखंड में तहसील वाला जो है कंसेप्ट नहीं है। इसके जब भी आपका अनुमंडल होता है, अनुमंडल के जस्ट नीचे क्या हो जाता है, सर्कल आ जाता है, सर्किल आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सीओ सर्किल ऑफिसर कहते हैं। जिसको तहसील को और छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें सर्किल या मंडल कहते हैं। अब जो है इनके प्रमुख को क्या कहते हैं, फिर सर्कल या फिर मंडल कहते हैं, और फिर और तहसील को फिर छोटे हिस्सा में क्या बांट दिए, सर्कल और या फिर मंडल। अब उसका जो प्रमुख होगा उसको कानूनगो या फिर सर्कल इंस्पेक्टर कहेंगे। राज्य के उदाहरण के रूप में जैसे उत्तर प्रदेश में जो है परगना विभक्त हो गया, सर्कल को क्या बोले हैं, परगना। अब प्रमुख अधिकारी क्या हो गया, कानूनगो। फिर आपका तमिलनाडु में फिरका हो गया, यानी तहसील के बाद क्या हो गया, फिरका का प्रमुख अधिकारी जो होगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया। महाराष्ट्र में क्या हो गया, तो महाराष्ट्र में जो तहसील के बाद सर्कल आ गया। अब सर्कल का जो प्रमुख अधिकारी है वो सर्कल इंस्पेक्टर हो गया। अब जो है एक महत्वपूर्ण टर्म और एजेंसी होता है, वो होता है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी यानी DRDA होता है। यह जब आप जिला प्रशासन के अंतर्गत जब आप जिलाधीश कार्यालय या समाहरणालय में जाएंगे तो वहाँ पर एक ये पोस्ट भी देखने को मिलेगा, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के नाम से एक जो है होगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक तरह का एजेंसी जो है जिला स्तर पर कार्य करता है। काम क्या है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो योजना है, या फिर वो राज्य का हो या केंद्र का हो, तो उसकी जो भी योजना है उस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए, गरीबों के लिए संचालित कार्यक्रम का समन्वयन करने का काम ये जो है एजेंसी करती है। 1980 से प्रत्येक योजना हेतु प्राप्त राशि का उपयोग करती है। 1980 से ही इसका जो है यह एजेंसी काम कर रही है। तो किस के लिए काम करती है, जो भी योजना है उससे उस योजना के लिए वो उसको प्राप्त धन मिलता है। अब उस धन को विकास कार्यों में लगाना है। अब जिला ग्रामीण विकास एजेंसी हो गया। अब ये सर्कल, अब आते हैं यहाँ पर सर्किल यानी सर्किल अंचल हो गया, अंचल कार्यालय। अब उसके अंतर्गत क्या आएगा, ग्राम या फिर ग्राम पंचायत आएगा। ये सबसे छोटी इकाई होता है, जो कि ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होता है। अब जो है इसका मुख्य अधिकारी पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया। हमारे झारखंड में क्या होता है, हमारे झारखंड में पंचायत सचिव होता है, तो पंचायत सेवक होता है, पंचायत सचिव होता है। तो इस तरह से वो जो है पंचायत के स्तर पर काम करता है। तो इस प्रकार से उत्तर भारत में जो कि ग्राम लेवल पर जो अधिकारी होते हैं वो पटवारी, महाराष्ट्र में तलाठी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहते हैं। अब इसको संक्षेप में समझ लेते हैं कि किस तरह से जिला के अंतर्गत उप संभाग होगा, उप संभाग के अंतर्गत तहसील या ताल्लुक होगा, ताल्लुक के अंतर्गत सर्कल होगा या मंडल होगा या गांव होगा। हमारे झारखंड में क्या हो गया कि जिला हो गया, जिला के अंतर्गत अनुमंडल हो गया। अनुमंडल के अंतर्गत आप इसको प्रखंड भी होता है, और अंचल हो गया, यानी सर्कल यानी अंचल, ये हो गया। फिर आ गया पंचायत, फिर गांव। तो इस प्रकार से आप पूरा प्रशासन व्यवस्था को देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
झारखंड में वही हम लोग झारखंड की बात कर रहे थे बीच बीच में, तो झारखंड में वही हम लोग देख लेते हैं। उपसंभाग, उपसंभाग, सब डिवीज़न, उप समाहर्ता जिसको कहते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी का भी नाम दिया जाता है। काम क्या है? राजस्व और भूमि सुधार से संबंधित कार्यों का नियंत्रण, विधि व्यवस्था बनाए रखना और लोकसभा विधानसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी निभाता है और जिला स्तर के अधिकारी और विभागों से समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा अनुमंडल आता है। अनुमंडल राजस्व थाना या प्रखंड जो है, अंचल इसके अंतर्गत आता है, अंचल, फिर आता है प्रखंड। तो ये अंचल और प्रखंड, ये दो चीज़ आते हैं अनुमंडल के अंतर्गत ही, अंचल और प्रखंड। अंचल में क्या होता है? जो अधिकारी होगा वो अंचलाधिकारी यानी सर्कल ऑफिसर यानी सीओ कहलाता है, आप जानते हैं। अब इसका काम क्या है? जो भी भूमि यानी लैंड का जो भी अभिलेख रखना है, यानी जो भी उसका रिकॉर्ड रखना है, भूमिहीनों को पट्टा देना है, रजिस्ट्री करवाना है, सरकारी ज़मीन की देखरेख और भू अतिक्रमण को रोकना, भू राजस्व वसूली, टैक्स जो वसूली करता है, आपदा या बाढ़ में राहत कार्य, स्थानीय स्तर पर भूमि सुधार कानूनों का पालन करवाना, ये सर्कल ऑफिसर यानी अंचलाधिकारी के अंतर्गत होता है। यदि प्रखंड है तो प्रखंड का जो प्रमुख अधिकारी होगा वह प्रखंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ। काम क्या है? तो ग्रामीण विकास कार्यों, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, शौचालय, पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क आदि के विकास कार्यों की निगरानी करना, गरीब और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करना, प्रखंड स्तरीय ग्राम अधिकारियों जैसे कि कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों का समन्वय करना। इस प्रकार से अनुमंडल स्तर पर सीओ और बीडीओ ये दो होते हैं। सीओ राजस्व से संबंधित कार्य करता है, बीडीओ विकास कार्य से संबंधित कार्य करता है, और ये दोनों ही समांतर रूप से काम करते हैं और दोनों को ही रिपोर्ट करना होता है एसडीओ को यानी अनुमंडल अधिकारी को, एसडीएम को, और फिर आगे उपायुक्त यानी डीसी को। इस प्रकार से झारखंड में पूरी जिला प्रशासन की व्यवस्था है, देखने को मिलेगा। फिर अंत में आता है ग्राम। ग्राम में क्या आता है? सर्कल हो गया, प्रखंड हो गया। अब झारखंड का जो छोटा प्रशासनिक और राजस्व इकाई जो है वह है ग्राम यानी गांव, और इसका जो है यह गांव जो है पंचायत के अंतर्गत आता है, और पंचायत का जो मुख्य अधिकारी होता है वो क्या होता है? मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख, और इसी पंचायत के अंतर्गत होता है ग्राम सेवक या पंचायत सचिव। काम क्या है? ग्राम स्तर पर पंचायती राज की जिम्मेदारियां, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे मनरेगा, आवास योजना, पेंशन आदि को लागू करना, ग्राम सभा आयोजित करना, गांव की समस्या और विकास योजनाओं को ऊपरी प्रशासन तक पहुंचाना। तो ये सारा चीज़ है हमारा झारखंड के जिला प्रशासन से संबंधित। अब जो एक टर्म था जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। DRDA जिसको फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होता है, ये एक विशेषीकृत संस्था है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी ग्रामीण विकास योजनाओं को जिले के स्तर पर लागू करने के लिए बनाई गई है। यह संस्था जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करती है। पृष्ठभूमि क्या है कि भारत में 1970 के दशक में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू हुई थी, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP 1978। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए समर्पित एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी DRDA, ये जो DRDA जिला में देखते हैं ना, तो ये आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया एक एजेंसी है। तो DRDA को ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि झारखंड भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसको द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और उसको मार्गदर्शित भी किया जाता है। DRDA एक पंजीकृत सोसाइटी यानी रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है और हर जिले में एक DRDA कार्यरत होता है। उद्देश्य क्या है? तो जो कि ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना, गरीब और वंचित तबकों जैसे SC ST, महिला, भूमिहीन मजदूरों का उत्थान करना, स्वरोजगार और रोजगार सृजन करना, ग्रामीण आधारभूत ढांचा जैसे सड़क, बिजली, पानी, आवास का विकास करना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का समन्वयन करना। मुख्य कार्य में क्या क्या है जो DRDA का है? योजना निर्माण और क्रियान्वयन जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM आदि को लागू करना। निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित जैसे योजनाओं की प्रगति पर नज़र रखना, सामाजिक लेखा परीक्षा यानी सोशल ऑडिट कराना, वित्तीय प्रबंधन यानी योजनाओं हेतु प्राप्त धन का सही उपयोग और लेखा जोखा करना, जन भागीदारी सुनिश्चित करना,
जैसे ग्राम सभा, पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों जैसे HGS की भागीदारी सुनिश्चित करना, सहयोग और समन्वय राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायत संस्थाओं के बीच कड़ी के रूप में भी काम करने का काम यह करती है। फिर इसके अलावा रिपोर्टिंग का भी काम करता है। जो जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर जो रिपोर्ट भेजना है वह जो है DRDA के माध्यम से ही होता है। तो जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी है यानी DRDA है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, एजेंसी का जो अध्यक्ष है वो जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी होते हैं, जो कि DRDA का नेतृत्व और नियंत्रण करता है। इसका कार्यकारी निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, वो भी एक तरह का IAS अधिकारी होता है या राज्य सिविल सेवा अधिकारी होता है। इसका काम है दैनिक प्रशासन और योजनाओं पर क्रियान्वयन करना। इसके अलावा इस एजेंसी के बहुत सारे सदस्य भी होते हैं, जो कि विभिन्न विभागों के अधिकारी या फिर पंचायत प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। कार्य क्या है, योजनाओं में सहयोग और समन्वय स्थापित करना। फिर इस एजेंसी में तकनीकी स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंजीनियर, कार्यक्रम अधिकारी आदि होते हैं, जो कि परियोजनाओं के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जो है बहुत पहले यानी कि जो है 1970 के दशक से ही यह इसकी आवश्यकता पड़ी और जो है ये इसका स्थापना केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है। तो ये पूरा जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेन जो JPSC CS यानी सिविल सर्विस सिलेबस का जो इस अध्याय से संबंधित जो टॉपिक है, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर पद की उत्पत्ति एवं विकास, किस तरह से इसको पढ़ना है। मेन आपका ये वाला सिलेबस है, जो अभी तक पढ़ें वो बिल्कुल कंसेप्ट बिल्डिंग हो गया होगा आपका। अब जो टॉपिक मेन टॉपिक है, जो 3 ही टॉपिक है इस चैप्टर में, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर पद की उत्पत्ति एवं विकास, दूसरा है हमारा जिला कलेक्टर की बदलती स्वरूप, और तीसरा है हमारा जिला कलेक्टर की बदलती स्वरूप के बाद तीसरा जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पर प्रभाव। ये मात्र 3 ही टॉपिक है जो आपको जानना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर पद की उत्पत्ति एवं विकास का जो टॉपिक है, इसको आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो विकास के संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में ही कलेक्टर ब्रिटिश शासन का मुख्य स्तंभ यानी पैवट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाया, और उसके पास राजस्व, न्याय और प्रशासन तीनों का अधिकार थे, और उसे सर्वशक्तिमान जिला अधिकारी माना गया। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद क्या हुआ, संविधान ने सत्ता का विभाजन एंड सेपरेशन ऑफ पावर को महत्व दिया और 1973 में न्यायपालिका अलग कर दी। अब कलेक्टर का जो भूमिका रह गया वो क्या है, कानून व्यवस्था, राजस्व प्रशासन और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना। आधुनिक काल में जो भी कलेक्टर हैं उसका क्या है, अब कलेक्टर की भूमिका केवल रेवेन्यू कलेक्टर तक सीमित नहीं रहा, वह डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया है। उसका प्रमुख कार्य में पंचायती राज संस्था के साथ समन्वय, आपदा प्रबंधन, चुनाव संचालन, केंद्र और राज्य के जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पर यह देख सकते हैं कि कलेक्टर जो है या फिर जिला मजिस्ट्रेट पद की उत्पत्ति भले ही औपनिवेशिक आवश्यकताओं से हुई हो, परंतु स्वतंत्र भारत में इसका रूपांतरण हुआ है। आज यह पद केवल राजस्व संग्रह करता ही नहीं बल्कि विकास प्रशासक, कानून व्यवस्था का संरक्षक और जन कल्याण योजनाओं का संचालक है। अतः यह भारतीय जिला प्रशासन का केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अपने आंसर राइटिंग को रिप्रेजेंट करना है। अब हम जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका पर चर्चा कर लेते हैं। तो यदि जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका, जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग फिर से रिवीजन कर रहे हैं। समझ लीजिए कि इससे रिवीजन हो जाएगा। ब्रिटिश काल में क्या था कि 1772 में शुरू हुआ यह इस तरह का पद, उसको करवाया था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। कलेक्टर का मुख्य कार्य था राजस्व वसूली यानी रेवेन्यू कलेक्शन। धीरे धीरे यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के प्रमुख बन गया। उन्हें राजस्व, दंडाधिकारी और न्याय प्रमुख यानी तीन प्रकार का काम किया जाने लगा और उसे माना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद 1947 में कलेक्टर को जिला प्रशासन का मुख्य स्तंभ, पाइवट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना गया। उन्हें आइज एंड ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट कहा गया। स्वतंत्रता के बाद पारंपरिक भूमिका क्या हुई कि जो राजस्व प्रशासन है वो उसमें भूमि राजस्व, भू अभिलेख करना, कानून व्यवस्था में पुलिस और दंडाधिकारियों का शक्ति, विकास कार्य में योजनाओं और क्रियान्वयन करना। न्यायिक भूमिका में प्रारंभ में कलेक्टर मजिस्ट्रेट न्यायालय चलाते थे, जो कि अब खत्म हो गया है। बदलती भूमिका में यानी चेंजिंग रोल क्या क्या हुआ है, तो न्यायपालिका से पृथकीकरण हुआ, मेन चेंजिंग यही है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो कि 1973 में हुआ अनुच्छेद 50 के तहत। कलेक्टर की न्यायिक भूमिका समाप्त हो गई, अब वह केवल कार्यपालिका और प्रशासन तक सीमित रहा। विकासात्मक प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्वतंत्रता के बाद विकास योजनाओं और जल कल्याण कार्यक्रम का मुख्य कार्यभार उसे
देखना पड़ा। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जैसे जो है कार्यों का संचालन करना पड़ा। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि पंचायत और नगर निकायों के गठन से जुड़ा हुआ है। तो कलेक्टर की शक्ति इसमें क्या होगी, प्रत्यक्ष प्रशासन से समन्वयकारी भूमिका में बदल गई। अब क्या हो गया कि अब स्थानीय निकायों के फैसिलिटेटर जो और कोऑर्डिनेटर हो गए हैं, अब उसके माध्यम से कलेक्टर काम करता है। तो इस तरह से सेंट्रलाइजेशन हो गया। फिर आपका जो चेंजिंग रोल में अब देख सकते हैं, नियामक से परिवर्तक यानी रेगुलेटर था, अब क्या हो गया, प्रोमोटर हो गया जिला कलेक्टर। पहले केवल राजस्व और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जाता था, अब सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रवर्तक यानी चेंज एजेंट के रूप में काम करने लगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल गवर्नेंस, महिला शिशु कल्याण पर फोकस होने लगा। फिर संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में प्राकृतिक आपदा, फ्लड, ड्राफ्ट, साइक्लोन, पेंडेमिक, कोविड-19 में नेतृत्व करना, इस तरह से। फिर जो काम करता है वो किस एक्ट के माध्यम से करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कलेक्टर जिला संकट प्रबंधन का प्रमुख होता है। इस प्रकार से जिला कलेक्टर का बदलती स्वरूप आप देख सकते हैं। आज की भूमिका में क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था बनाए रखता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर विकास का संचालन करता है, इलेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्य करता है जो निर्वाचन आयोग के अधीन चुनाव करवाना होता है, कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करता है जो कि पंचायत, एनजीओ, मीडिया, जनता व सरकार का बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करता है जो कि जन सुनवाई करता है, आरटीआई के माध्यम से जवाब देता है, ग्रीवांस रेड्रेसल का काम करता है। इस प्रकार से आज की भूमिका में कलेक्टर की बदलती भूमिका देख सकते हैं। अभी भी चुनौतियां यानी चैलेंजेस क्या है कलेक्टर के रूप में, तो राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप है, प्रशासनिक भार, अत्यधिक लॉ एंड ऑर्डर का और डेवलपमेंट, विशेषज्ञता की कमी है, फिर स्थानीय निकायों और एनजीओ के साथ समन्वय का संकट है। सुधार के उपाय क्या हो सकते हैं कि रोल क्लैरिटी होना चाहिए यानी कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को में संतुलन होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं को और अधिक सशक्त बनाना चाहिए, सिटीजन पार्टिसिपेशन यानी जो जन भागीदारी है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए, आरटीआई और ग्रीवेंस रेड्रेसल का अधिक से अधिक यूज होना चाहिए। इसके अलावा इसमें निष्कर्ष हम लोग यह पहुंच सकते हैं कि जिला कलेक्टर की भूमिका समय के साथ राजस्व और न्यायिक प्रमुख से विकास और जन उन्मुख प्रशासनिक समन्वय में परिवर्तित हो चुकी है। आज उनका मुख्य कार्य जनता के हित में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासन को पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना हो गया है। तो इस प्रकार से आप इस स्लाइड में दोनों में यानी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात जिला कलेक्टर की बदलती स्वरूप, बदलती भूमिका को देख सकते हैं कि मुख्य भूमिका क्या क्या था पहले, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के पश्चात। तो मुख्य भूमिका था राजस्व संग्रहण करता, ब्रिटिश सरकार का एजेंट के रूप में कार्य करता था। स्वतंत्रता के पश्चात विकास प्रशासक हो गया, जनता के हित का संरक्षक हो गया। अधिकार, फिर अधिकार स्वतंत्रता से पूर्व राजस्व, कानून व्यवस्था और न्याय तीनों का केंद्रीकरण था, लेकिन अब क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात बाद न्यायिक अधिकरण पृथक हो गया 1973 में और केवल कानून व्यवस्था प्लस राजस्व प्लस विकास। इस प्रकार से इस स्लाइड में आप बहुत सारे आयामों की मदद से आप स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात जो है जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण का जिला प्रशासन पर प्रभाव क्या पड़ता है उसको जानना है। तो ये अंतिम टॉपिक है और इसी के साथ ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण जिला प्रशासन का पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ही हमारा 1973 में अलग हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको जानना है, इसको समझना है। ये आपका मेन टॉपिक है, 3rd नंबर टॉपिक है इस चैप्टर का जेपीएससी के लिए। तो औपनिवेशिक काल में जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के पास राजस्व, कानून व्यवस्था और न्यायिक कार्य ये सभी अधिकार थे और यह स्थिति लोकतांत्रिक सिद्धांत यानी सत्ता का पृथकीकरण के विरुद्ध थी। और 1973 के बाद क्या हो गया, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। सकारात्मक प्रभाव क्या रहा, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे ही न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग कर दिया गया तो इससे क्या हो गया, पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वह निर्णय निष्पक्ष और निर्भीक हुआ। न्यायपालिका को स्वतंत्रता मिला, स्वतंत्र कर दिया गया और निर्णय निष्पक्ष और निर्भीक हुआ। विशेषज्ञता यानी प्रशिक्षित
न्यायाधीशों द्वारा मामलों की सुनवाई होने लगी। कलेक्टर पर बोझ कम हो गया, अब वो कानून व्यवस्था वो विकास पर ध्यान दे सकता है। दूसरा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की पुष्टि करता है, जैसे सत्ता का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। इससे क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। नागरिक विकास में वृद्धि, यानी जनता का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ गया। और इसका निगेटिव क्या प्रभाव हुआ कि जो अलग हो गया कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसका निगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो समन्वय की कमी। अब क्या हो गया, प्रशासन और न्यायपालिका के बीच जो तालमेल और कोऑर्डिनेशन है उसका समस्या खड़ा हुआ। फिर कलेक्टर का जो शक्ति है वो कम हो गया, उसकी पारंपरिक सर्वशक्तिमान छवि जो है वो कम हो गया। पहले वो सर्वशक्तिमान था कि हम मुकदमा भी चलाएंगे, कानून व्यवस्था भी देखेंगे और विकास का कार्य भी करेंगे, तो अब जो है वो उसका सर्वशक्तिमान वाला जो छवि है वो कमज़ोर हो गया। अदालत पर बोझ अब क्या हो गया कि सारा मामला अब जो न्यायालय पर जाने लगा। अब न्यायालय पर बहुत ज़्यादा केस जो है पेंडिंग होने लगी। और त्वरित न्याय की कमी, अब जब न्यायालय में चला गया तो देखते हैं हम लोग सालों साल लग जाते हैं न्याय पाने में। तो इस प्रकार से जो त्वरित न्याय पहले डीसी डीएम के माध्यम से होता था वो अब कम हो गया, यानी निर्णय प्रक्रिया में विलंब होने लगा। जिला प्रशासन पर प्रभाव, जिला कलेक्टर अब मुख्यतः कानून व्यवस्था और विकासात्मक प्रशासन पर केंद्रित रहा। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी, प्रशासन अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह बना, परंतु समन्वय की चुनौती बनी रही। इस प्रकार से निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई, न्यायपालिका अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी, और यद्यपि इससे जिला कलेक्टर की सर्वशक्तिमान स्थिति कमजोर हुई और प्रशासन न्यायपालिका के बीच समन्वय की समस्या उत्पन्न हुई, फिर भी यह परिवर्तन लोकतांत्रिक शासन और न्यायपालिका की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक था। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष, कारण और किस प्रकार से अलग हुआ, ये सभी को आपको अपने आंसर राइटिंग में दिखाना जरूरी है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है चैप्टर इस तीनों टॉपिक को कवर करते हुए यह कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ होगा। यदि समझ आया होगा तो अधिक से अधिक वैसे छात्रों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड प्रसिद्ध करें जो कि इस तरह के वीडियो की जिनको आवश्यकता है और इस तरह के प्रशासनिक सेवा की तैयारी में जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वाचिंग, और अगले वीडियो के साथ फिर से जुड़ते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जोहार।